हाय बच्चों, तो जैसा कि अब पिछले वीडियो से मैप का वीडियो लगातार आ रहा है जिसमें हमने सारा मैप का सारा ज्योग्राफी और हिस्ट्री कंप्लीट कर लिया है। तब आपके सामने, क्योंकि एग्ज़ाम की घड़ी करीब आती जा रही है, तो कुछ सेट प्रैक्टिस का क्वेश्चन आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसको मैं कवर कर लेने के बाद आपके साथ हिस्ट्री का और कुछ चैप्टर जो आप डिमांड करेंगे उसका वन शॉट वीडियो दे दूँगा, जिसको आप अच्छे से देख के रिवीजन कर लेंगे तो एग्ज़ाम में आपको बहुत हेल्प मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं कहानी। हमारा जो पहला क्वेश्चन होगा स्क्रीन पे, वो एक पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है। वो ये कह रहा है कि ये इस पिक्चर के बारे में कौन सी बात सही है। तो ये पिक्चर आप जान रहे हैं कि ये फ्रांस, इसमें लिखा हुआ भी होगा रिपब्लिक ऑफ फ्रांस। तो ये फ्रांस की एक महिला है मैरियन ने, जिसको देश के लिए एलोग्री यानी देश के लिए एक प्रतीक मान लिया गया। जैसे भारत में भारत माता, जर्मनी में जर्मेनिया का यूज़ किया गया। तो अब इसमें से कौन सी बात सही है, यही इसमें से हमको फाइंड आउट करना है। तो पहली बात तो गलत हो गई, जर्मेनिया का फिगर है ही नहीं और ये जर्मनिया इटली को रिप्रेजेंट कर रही है, ये भी गलत बात। हाँ, मैरियन्नी की फिगर है, ये दूसरी बात सही है। और क्रिश्चियन का ये बहुत पॉपुलर नेम है, तो ये भी सही बात है। तो 2 और 3 इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे कि कौन सी बात रॉलेट एक्ट के बारे में गलत है। तो रॉलेट एक्ट को पास किया गया था इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा, सही बात है। क्या इसने पावर दिया गवर्नमेंट को पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को रिप्रेस करने के लिए, ये भी सही बात है। क्या इसने पावर दिया गवर्नमेंट को कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स को बिना ट्रायल के, बिना वकील के आप अरेस्ट कर सकते हैं, ये भी सही बात है। क्या इस एक्ट ने कंट्रोल किया था प्लांटेशन वर्कर्स के मूवमेंट को, नहीं, वो तो इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट था। तो ये आंसर यहाँ पे इसका ये ट्रू न हो, ये नॉट ट्रू होगा और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला सवाल है जो कि मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड चैप्टर से है कि इसमें से कौन जो है ब्रेटन वुड्स ट्विंस जो है के तौर पर रेफर किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक। आईएमएफ का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसको ब्रेटन वुड्स ट्विंस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये एक ही दिन दोनों बना है और ये अमेरिका के ब्रेटन वुड्स शहर में बनाया गया था, इसलिए इसको ब्रेटन वुड्स ट्विंस कह रहे हैं। अगला सवाल है कि प्रोडक्शन, ऐसा प्रोडक्शन जिसमें कार्डिंग होता है, ट्विस्टिंग होता है, रोलिंग होता है, स्टापलिंग होता है, ये किससे जुड़ा हुआ है। तो ये ट्विस्टिंग, कार्डिंग, रोलिंग, ये सारा चीज़ जुड़ा हुआ है कॉटन से, टेक्सटाइल इंडस्ट्री से। अगला सवाल है कि किस रिवर पे भाखड़ा नागल डैम लोकेटेड है। तो भाखड़ा नांगल डैम जो है, आपको मालूम है कि भाखड़ा नांगल डैम जो है वो पंजाब में है। पंजाब में भांगड़ा डांस चलता है और ये सतलज नदी पे है। अगला सवाल है कि आपके सामने कि कौन सा क्रॉप विवरेज क्रॉप्स के नाम से जाना जाता है। विवरेज क्रॉप्स उसको कहेंगे जो पेय पदार्थ जिसको हम लोग कहते हैं। तो चाय और कॉफ़ी, चाय जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं दुग्धयुक्त शर्करा, उसमें पेय पदार्थ। अगला सवाल कि इनमें से कौन सा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है इंडिया की फूड सिक्योरिटी पॉलिसी का, यानी क्या उद्देश्य है फूड सिक्योरिटी का। तो भैया सारे लोगों तक अनाज को पहुंचा दिया जाए, कॉमन पीपल तक, अफोर्डेबल प्राइस तक, इसी को कहते हैं फूड सिक्योरिटी पॉलिसी का मकसद यही है। अगला सवाल है कि इनमें से कौन सा सिस्टम ऑफ पावर शेयरिंग है जो चेक और बैलेंस से जुड़ा हुआ है। चेक और बैलेंस का मतलब है कि मैं आपको चेक करूंगा और आप इससे बैलेंस हो जाएंगे। तो ये चीज़ें हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर में मिलेगा आपको, जहां आपका लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में ये सिस्टम चलता है कि सबको एक दूसरे को चेंज करते हैं। अगला प्रश्न है जो कि सर्शन रीजन का, कि बेल्जियम श्रीलंका दोनों के पास एथनिकल टेंशन होगा। इथिकल टेंशन नहीं था, एथनिकल टेंशन था डिफरेंट कम्युनिटीज़ के बीच में, सही बात है। दोनों कंट्रीज़ ने इस कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर दिया था, जिससे दोनों को इक्वल, कम्युनिटीज़ को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिला। यह गलत बात है, बेल्जियम ने रिजॉल्व किया, श्रीलंका ने नहीं किया था। तो इसका मतलब ए इज़ करेक्ट बट आर इज़ इनकरेक्ट। अगला प्रश्न जिसमें को मैच द कॉलम करना है। तो कॉलम 1 में आपको सिस्टम बताया हुआ है, कॉलम बी में प्रधान बताया गया। ये जैसे यूनियन ऑफ इंडिया का हेड होते हैं प्रधानमंत्री, और स्टेट में कहीं ना कहीं वो अपना पावर चलाते हैं गवर्नर, हालांकि गवर्नमेंट स्टेट में चलाते हैं सीएम। म्यूनिसिपैलिटी के मेयर होते हैं और ग्राम पंचायत के सरपंच हो जाते हैं। तो आई होप कि क्लियर हो गया। अगला प्रश्न इसमें ये बोल रहा है कि ये फिगर, ये जो कार्टून है ये क्या एक्सप्लेन करता है। कार्टून में गौर कीजिएगा तो यहाँ पे एक मजलिस लगी हुई, एक मामला चल रहा है, एक डिबेट चल रहा है, लेकिन फीमेल्स को कॉर्नर पर रखा गया, इसलिए कहा गया डोंट वरी वी विल फाइंड अ वे फॉर यू। यानी यहाँ पे फीमेल की चर्चा नहीं की जा रही, उनको सिर्फ विजिटर्स के तौर पर रखा गया। तो ये पिक्चर आपको वीमेन डोमिनेंस को नहीं दिखा रहा है, वीमेन रिप्रेजेंटेशन को भी नहीं दिखा रहा, बल्कि मेल डोमिनेशन को दिखा रहा है, यानी मेल लोगों का ज़्यादा वर्चस्व है।
किसके आइडियाज़ और टीचिंग से बीएसपी जो है इंस्पिरेशन ड्रॉ करती है? बीएसपी मतलब बहुजन समाज पार्टी। तो बहुजन समाज पार्टी कहाँ से आइडिया लेती है? तो ये साहू महाराज से, बाबा साहेब अम्बेडकर से, ज्योतिराव फूले से, रामा स्वामी नायकर से, इन सब से इंस्पायरेशन लेती है। बहुजन समाज पार्टी के फाउंडर कौन है? इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अगला सवाल है कि इनमें से कौन एक फाउंडेशनल चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी है? तो मिलिट्री को गवर्नमेंट को कंट्रोल करने से, अलग करने से दूर रखना ही फाउंडेशनल चैलेंज है। आगे हम लोग बात करते हैं यूएनडीपी। यूएनडीपी का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। डाइवर्सिटी, डेमोक्रेटिक और डाइवर्सिटी प्रोग्राम वगैरह नहीं है। अगला प्रश्न आपके सामने ये है कि आज के 50 साल के बाद, आज से यानी 2023 में भी हम लोग हैं, तो 50 साल यानी 2073 तक आते आते कौन सा सोर्स ऑफ एनर्जी ज़्यादा होनहार होगा, प्रोमाइजिंग हो, जिसकी चर्चा चलेगी? पेट्रोलियम का तो बिल्कुल नहीं चलेगा, कोल एनर्जी, फॉरेस्ट का भी नहीं चलेगा, सोलर एनर्जी चलेगा, क्योंकि ये नॉट एग्जॉस्टिबल है, ख़त्म नहीं होता है। अब इसमें से सवाल पढ़ना है ये कि देयर इज़ नो प्रोविज़न फॉर ओवर टाइम, पेड लीव, हॉलीडेज़ इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर। ये तो गलत बात है। इसमें से खोजना क्या, इनकरेक्ट ही खोजना है। तो नो प्रोविज़न ये गलत है, और जो कि यहाँ पे मेरा आंसर सही हो रहा है, मतलब यहाँ पर मेरे को मिल रहा है। वर्कर्स इन ऑर्गेनाइज सेक्टर एंजॉय सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये तो यहाँ पर सही है। इसमें एम्प्लॉयमेंट में सिक्योरिटी मिलती है, जो कि करेक्ट होगी। हमको खोजना इनकरेक्ट। ऑर्गेनाइज सेक्टर में वो वर्क प्लेस होता है जहाँ टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर रेगुलर, ये भी सही है। वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर आर एक्सपेक्टेड टू, मतलब ऑर्गेनाइज सेक्टर में कुछ फिक्स नंबर ऑफ आवर्स काम करते हैं, और एक्स्ट्रा करेंगे तो ओटी देना पड़ता है। तो 2, 3, 4 तीनों सही। हमको गलत खोजना है, तो उसका सिर्फ पहला गलत है, 1 इज़ इनकरेक्ट। अगला सवाल है एसएचजी का एडवांटेज क्या है? तो ये ओवरकम करते हैं कोलेटरल की कमी अगर रही तो फिर भी आपको लोन मिल जाता है, ये सही बात है। पीपल को लोन मिल जाता है और रीजनेबल इंटरेस्ट रेट पे मिलता है, सही बात है। ग्रामीण गरीब लोगों की और स्पेशली महिलाओं के लिए यह बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी बिल्कुल फाउंडेशन है, ये भी सही है। ये मेन लोगों को फाइनेंशियली सेल्फ रिलायंट यानी आत्मनिर्भर बनाती, ये गलत बात है। तो इसमें से हमको खोजना क्या है, एडवांटेज क्या क्या? तो इसका राइट आंसर है 1, 2 एंड 3। अगला सवाल है कि इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो एक एग्रीमेंट है जिसमें लेंडर सप्लाई करता है, बोरोवर को पैसा देता है, गुड्स देता है या सर्विस देता है, बदले में ये प्रॉमिस होता है कि फ्यूचर में पेमेंट हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्रेडिट हो गया, जिसको हम लोग प्यार से लाल खाता या उधारी कहते हैं। 19 नंबर में है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन को सेटअप किया जा रहा है प्रोड्यूसर को बचाने के लिए। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। कंपनी जो सेटअप करती है उनको शुरू के 5 साल तक टैक्स नहीं देना, ये बात सही है। अब आपको समझ लेना चाहिए SEZ क्या होता है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट बनाती है आपका फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए, जिसमें शुरू के 5 साल तक टैक्स नहीं देना होता है, और आपको वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ होती है, और लेबर लोगों के लिए जो सुविधा है उसमें थोड़ा सा आप कह लीजिए कटौती कर दी जाती है। तो इसका ए वाला गलत हो गया है और आर सही है। अगला प्रश्न ये है कि ग्लोबलाइजेशन से बहुत सारे फैक्टर से फैसिलिटेटेड हुआ है, इनमें से कौन सही नहीं है? टेक्नोलॉजी के कारण ये अच्छा हुआ, आसान हो गया ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन के कारण भी इजी हो गया कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री गुड्स जा सकता है। प्रेशर से WTO से भी आसान हुआ, लेकिन फार्मर्स प्रोटेस्ट से ग्लोबलाइजेशन को फैसिलिटेट नहीं किया गया। ग्लोबलाइजेशन का बल्कि नेगेटिव इम्पैक्ट है कि एग्रीकल्चर पे फार्मर्स को नुकसान हो जाता है। आई होप कि आपको ये पूरा मैटर अच्छा खासा तरीके से क्लियर हो रहा होगा कि इस चैप्टर में हम लोग जो है इस सेट में हम लोगों ने 20 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर लिया 8 से 9 मिनट में। अगले वीडियो में मैं और डिटेल से आपको कुछ और टॉपिक को बताऊंगा अगले सेट का। इंतज़ार कीजिएगा, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।